किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। रिसाले भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी राम राम। और कार्यक्रम सुनिए सब बन भाई है ना हमारी राम राम। रिसाले भाई जी। विनोद भाई अब तो देखिए खेत हम लाग रहे थे। हाँ बिल्कुल विनोद भाई, देखिए अपना गेहूं तो दई बो। हाँ अरे तो थोड़ा सा निगरानी कराया कि कभी इसमें कोई घास जाम जाए, उसका हाँ। देखो ध्यान भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, क्योंकि बीच घास जाम गया फिर गेहूं ना दाब लेगा। हाँ तो गेहूं ना दाबेगा तो भाई नुकसान हमारा ही होगा। तो खरपतवार का नियंत्रण करना जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो भी जो है लगभग सारे खेतों में गेहूं बुआई ली है। बिल्कुल। तो सब ना जो एक ही समस्या सामने आओगी, जो आपकी समस्या वो अभी हमारी समस्या है। हाँ। कि खरपतवार तो हमने नियंत्रित करना है। तो खरपतवार नियंत्रण खातर हमने जो है बातचीत करी है डॉक्टर आराधना बाली से कि गेहूं की फसल में खरपतवार किस तरह नियंत्रित करें। तो सुनाओ भैया नया भेंट वार्ता। आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा गेहूं में खरपतवार नियंत्रण। इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आराधना बाली जी, सस्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, दामला, यमुनानगर से। डॉक्टर साहब, जैसा आप जानते हैं कि गेहूं की बिजाई लगभग पूरी हो चुकी है, जो समय की बिजाई हम कहें, पछेती बिजाई या मध्यम अवधि की जो किस्में हैं उनकी अब जारी रहेगी। तो इस अवस्था में जब गेहूं है तो जाहिर है कुछ ना कुछ खरपतवार उनके साथ बढ़वार करते हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से खरपतवार हैं जो समय की बिजाई में गेहूं के साथ साथ बढ़वार कर रहे हैं और उनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। गेहूं में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी खरपतवार प्रबंधन को लेके आती है, और इसमें जो मुख्यतः हमारा जो खरपतवार निकल के आता है वो संकरी पत्ती में हमारे पास मंडूसी, जिसको कनकी भी कहते हैं हमारे हरियाणा में, और पंजाब में इसको गुल्ली डंडा या गेहूं के मामा के नाम से भी ये प्रचलित है जी। संकरी पत्ती में यही मुख्यतः है। और चौड़ी पत्ती की अगर हम बात करें तो हमारे पास बथुआ है, हिरनखुरी है, कंडाई है, जंगली पालक है, ये मुख्य तौर पर इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इनकी संख्या हर खेत में ज़रूरी नहीं है पाई जाएगी, लेकिन संकरी पत्ती का जो मंडूसी है वो लगभग हमारे खास तौर पे जो जहाँ पे धान गेहूँ फसल चक्र है वहाँ पे मंडूसी मुख्य जो हमारा खरपतवार रहता है। और मंडूसी का मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा किसान भाइयों को जानकारी देना चाहती हूँ कि ये जो खरपतवार है ये पूरे फसल चक्र में 3 से 4 पीढ़ियों में आता है, और इसकी जो पहली और दूसरी पीढ़ी है वो बीज बनाने का काम करती है। अच्छा। और जब बीज बनता है इसका तो आपकी गेहूं पकने से पहले इसका बीज पक के तैयार हो जाता है और जड़ के उसी खेत में गिर जाता है। तीसरी और चौथी जो इसकी पीढ़ी रहती है वो बीज नहीं बना पाती, वो पत्ते की अवस्था में ही रह जाती है, हरी अवस्था में रह जाती है। इसीलिए जो इसकी पहली और दूसरी पीढ़ी है उसका नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और किसान भाई अमूमन क्या करते हैं कि बिजाई के बाद वो पहले पानी लगने तक, जो पहला पानी 20 से 25 दिन तक लगता है, तब तक वो कोशिश करते हैं कि जब तक उन्हें मंडूसी दिखती नहीं वो स्प्रे करते नहीं, छिड़काव करते नहीं, नियंत्रण करते नहीं। और जैसे ही पहला पानी लगता है एकदम से मंडूसी उठ के ऊपर आती है, एकदम उभर के आती है वो ऊपर, और उस समय उसका नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। और कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि हो सकता है कुछ किसान भाई असमंजस की स्थिति में हो, क्योंकि आरंभिक अवस्था में इसका मंडूसी का पत्ता और गेहूं का पत्ता लगभग एक जैसे से दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल। परंतु अनुभव के आधार पर वो पहचान लेते हैं कि भी उसके अंदर आ रहा है। एक बहुत ही हल्का सा इसमें फर्क दिखता है, बाकी वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। कि जो मंडूसी का पौधा होता है उसमें हल्का सा गुलाबी रंग का एक हल्का सा पर्दा जैसे कह सकते हैं, बहुत ही महीन सा होता है, वो उसके निचली तरफ दिखता है। वो उसके सही पहचान है, वो उसकी पहचान सही है। उसके अलावा इसकी कोई पहचान कर नहीं सकते आप, उसको देखने के बाद पहचान नहीं सकते। तो किसान भाइयों से बस ये अनुरोध है कि हमने ये भी देखा है कि हर खेत की अलग कहानी है।
मंडूसी किसी खेत में बहुत ज़्यादा समस्या लाती है, किसी में कुछ नियंत्रण में रहती है। तो मंडूसी की जो समस्या है उसका नियंत्रण हमें एकीकृत प्रबंधन से ही करना चाहिए। एक अप्रोच को ना लेके जो कई सारी अप्रोच है, आप कई सारे तौर तरीकों से अपना के आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। बहुआयामी कदम उठाएं इसको रोकने के लिए, एक ही तकनीकी तक से सीमित ना रहें। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि हमें सबसे सरल एक केमिकल अप्रोच लगती है कि हम छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एकदम सामने उभर के आता है। तो हमें लगता है शायद यही सरल है या यही सही सटीक तरीका है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जिससे हम चाहे तो हम इसका प्रबंधन बहुत अच्छे रूप से कर सकते हैं जी। जैसे मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे तो धान गेहूं फसल चक्र है वहीं पे मंडूसी की ज़्यादा समस्या आती है। तो सबसे सरल तरीका ये है कि किसान भाई फसल को, अपने खेत को बदलें। वो बदलना बहुत जरूरी है। धान गेहूं एक खेत में ना लें, कोई दूसरी फसल बीच में ले लें। बीच में दूसरी दलहनी ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, या चना वगैरह कोई भी दलहनी फसल, या चारे वाली फसल। जैसे कई खेतों में ये देखा गया डॉक्टर साहब, बरसीम की बिजाई करते हैं किसान भाई चारे के लिए, तो उन खेतों में बहुत कम मंडूसी का असर। जी बिल्कुल। जैसे कई क्षेत्र, हमारे यमुनानगर क्षेत्र में गन्ना लगता है, आप चारे की फसल लो, दलहनी इस समय आप चना ले सकते हो, मसूर ले सकते हो जो आपकी दलहनी है, और वैसे आप तेल वाली फसलों में देखो तो सरसों ले सकते थे जो पीछे अभी निकल गया समय। ये खेत बदलने से क्या होता है कि जो मंडूसी का बीज मैं आपको बता रही थी पक के पहले तैयार होता है, उसका एक हमारे भूमि में, धरती में बैंक बन रहा है, सीड बैंक जिसको बोलते हैं। हमने उसको कम करना है जी, क्योंकि मंडूसी का बीज या खरपतवार का बीज 1 साल खेत में रहने से 7 साल तक वो उस खेत में जीवित अवस्था में रहता है। उसको धूप, छांव, पानी, सूखे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही उसको पानी मिलेगा, उसके हिसाब से वातावरण मिलेगा, वो उग के आ जाएगा। जलवायु परिस्थितियों के अनुसार स्वयं उग जाएगा और वो बढ़वार शुरू कर देगा। बिल्कुल, इसलिए हमें वो कम करना है खेत में। जरूरी है कि आप खेत को बदलें। और जैसा आपने जिक्र किया कि हम फसल चक्र अपनाएं, तो उसमें जाहिर है कि जो पहली पीढ़ी की जो मंडूसी के पौधे उग रहे हैं वो नष्ट जरूर होंगे। वो जरूर होंगे, और उनका ही नष्ट करना बहुत ज्यादा जी, क्योंकि ऊपरली सतह जो है, ऊपर की सतह में ही जो बीज हैं वही उग के बाहर आते, जो नीचे हैं, जो ज़्यादा नीचे चले गए हैं, वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आ पाते। यहाँ पर जब हम डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं कि पहली पीढ़ी के मंडूसी को नष्ट करना जरूरी है, पिछले दिनों जब बिजाई चल रही थी तो ये देखा गया कि कई किसान भाइयों ने जो है बिजाई के तुरंत बाद जो है कुछ समय के बाद मंडूसी को रोकने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया। क्या ये उचित है या करना चाहिए? उस अवस्था में भी नियंत्रण हो सकता है, जबकि आमतौर पर ये कहते हैं कि 20 से 25 दिन के बाद, पहले पानी के बाद जो है छिड़काव किया जाए। जी नहीं, मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज़रूरी है कि जो मंडूसी आप जब बिजाई करते हैं और बिजाई के 2 से 3 दिन के अंदर हमें छिड़काव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो छिड़काव है वही आपको बाद में पहली और दूसरी पीढ़ी को रोकने में मदद करता है जी। जो इस समय हम साथ में छिड़काव करते हैं, बिजाई के फ़ौरन बाद करते हैं, वो एक ज़मीन के ऊपर सतह बनाते हैं। किसान भाइयों को अपने खेत की जानकारी रहती है, वो जानते हैं कि उनके खेत में संकरी पत्ती या चौड़ी पत्ती या मिश्रित है। अगर उन्हें लगता है कि उनके खेत में केवल संकरी पत्ती की ही समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो पायरेक्सोसल्फोन एक दवाई आती है, 60 ग्राम की उसकी डोज रहती है, मोमी जी के नाम से आती है, वो उसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि उनको लगता है कि इसके साथ साथ उनके खेत में चौड़ी पत्ती की भी समस्या रहती है, तो पेंडामेथिलीन दवाई रहती है 2 लीटर, स्टॉम्प के नाम से आती है, सभी किसान इससे प्रचलित हैं। वो उसके साथ उसको मिक्स करके कम से कम 200 लीटर पानी, उससे कम नहीं। आपके खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है। पानी की मात्रा का सही ध्यान रखें किसान भाई। पानी की मात्रा का ध्यान रखना ज़रूरी है, नोज़ल का ध्यान रखना ज़रूरी है, स्प्रे करने की तकनीक का ध्यान रखना ज़रूरी है। सही दवाई होने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट उभर के आए, तो उसको करने की विधि जो है, करने का समय, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। नोज़ल जो मैं बात करती हूँ, इसमें हम फ्लैट फैन या कट नोज़ल के नाम से किसान भाइयों में प्रचलित है, उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब मैं पंप की बात करती हूँ, स्प्रे पंप, तो वो बैटरी वाले से या पावर पंप से ना करें, क्योंकि हमें ज़मीन पे एक सतह बनानी है। सतह बनाने के लिए उसको आप जितना हाथ से आराम से करके चलेंगे और एक फांट लेके चलेंगे। अगर आपने गैप छोड़ दिया, फांट नहीं लिया, तो वहाँ पे तो निकल के आएगा। इसलिए एक फांट लेके चलेंगे और 200 लीटर पानी सुनिश्चित करना है, क्योंकि कम से कम 200 लीटर पानी तो इस्तेमाल जरूर ही जी करें। ये मैं 1 एकड़ की बात कर रही हूँ जी, उसमें इतना पानी सुनिश्चित करना। आपने जिक्र किया कि एक नोजल का इस्तेमाल करें किसान भाई और हाथ का छिड़काव यंत्र का इस्तेमाल करें। आजकल ये देखा गया है कि मल्टीपल नोजल छिड़काव यंत्र भी आए हुए हैं, जिसके अंदर एक के बजाय 6 या 8 नोजल भी चल रही हैं, और किसान भाई उनको भी लेकर के चल पड़ते हैं बीच में और एक ही पंप से संचालित कर रहे हैं, जिससे समय कम लगे।
क्या ये सही है? वो कर सकते हैं, वो हमारा जो बाद में भी छिड़काव होता है उसमें भी कर सकते हैं, अभी उसमें उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी तो आपको 1 फांट लेके चलना है। 1 फांट? हाँ जी, अभी तो आपको उसी से करना है। और नोजल चाहे वो आपके 6 वाले हैं, चाहे 8 वाले हैं, 12 वाले हैं, नोजल उसके आगे महत्वपूर्ण है कौन सी लगी है। हुई है? अगर उसके आगे कट नोजल लगी है तो वो इसके लिए बिल्कुल पर्याप्त है। पर्याप्त है जी हाँ। और इसमें हवा की दिशा का भी कोई ध्यान रखें जब छिड़काव कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, जब आपके बहुत तेज हवा नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपको आराम से चलते हुए सतह बनानी है। और कोशिश करें कि बिजाई के फ़ौरन बाद कर ले या 3 दिन के अंदर। इसीलिए 3 दिन का समय दिया गया है, ताकि अगर आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है कि वातावरण में तेज़ आपकी हवा चल रही है या कुछ भी समस्या ऐसी है, तो आप उसको रोक के 1 या 2 दिन के अंदर लगभग, लेकिन 72 घंटे के अंदर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। जरूर करें जी, ज़रूर करें। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, ये तो हमने रासायनिक विधि की बात की, या फसल चक्र अपना करके किसान भाई इसको कर सकते हैं, या इसमें जैसे हमारी प्राचीन पद्धति थी कि नलाई गुड़ाई कर दी, कसोले से गुड़ाई कर देते थे पहले किसान भाई, क्या वो आज भी संभव है या उसकी जगह कोई नई तकनीक आई हो? देखिए, पहले क्योंकि छोटे, अब तो एक व्यवसाय के रूप में हमारी खेती उभर के आई है, तो इतने बड़े क्षेत्र में अब निराई गुड़ाई करना किसान के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और अगर उसको उसके बदले में लेबर लगानी पड़ेगी तो उतनी उनकी लागत लग जाती है। लेकिन फिर भी उसके और भी तरीके हैं। मशीनीकरण है आज के समय में बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ के लिए मशीन उपलब्ध है। अगर हम बिजाई के समय खेत को तैयार ना करें, खेत को खोले नहीं, क्योंकि खेत खोलेंगे तो नीचे का बीज ऊपर उभर के आता है। और मशीन है, एक 0 टिलेज करके मशीन है, या आपके पराली में ही खड़े रहते हुए भी हैप्पी सीडर मशीन है। उसमें आपकी जो पोरी है खाली सिर्फ वही खुलेगी। पोरी खुलने से आपकी जो ज़मीन है जैसी थी धान के बाद वैसी रह जाएगी। जब आपकी ज़मीन की सतह खुलेगी नहीं, नीचे का बीज उभर के ऊपर आएगा नहीं। और आपका खरपतवार नियंत्रण एक तरीके से जो पराली बिछाते हैं, जैसे गेहूँ इसमें लहसुन की खेती करते जो किसान, वो पराली बिछाते हैं, एक तरीके से मल्च करते हैं ताकि उसमें खरपतवार ना उभरे। इसमें एक कुदरत के तरीके से, प्राकृतिक तरीके से एक मल्च की तरह ये काम करता है। और आपका जो मंडूसी है या चौड़ी पत्ती है, कोई भी खरपतवार उभर के नहीं आ पाता जब तक आप इसमें पानी नहीं लगाएंगे, ज़मीन नरम नहीं होगी 21-22 दिन के बाद। तो ये भी एक तरीका है जो मैं आपको बताऊं कि केमिकल से, रासायनिक तरीकों से हटके, कि टिलेज जो हम कहते हैं या खेत को तैयार करने का तरीका जो है मशीनीकरण, आधुनिक तकनीक की जो मशीनें, यंत्र आ रहे हैं उनका इस्तेमाल करें। जैसे सुपर सीडर है, आजकल काफ़ी बिजाई उससे हो रही है। उसमें 2 उद्देश्य मेरे ख्याल से किसान भाइयों के पूरे हो रहे हैं। एक तो जो पराली प्रबंधन है, प्रदूषण नियंत्रण भी, और उसके साथ साथ जो खरपतवार नियंत्रण है वो भी उसके साथ साथ हो रहा है। तो क्या वो उतना ही प्रभावी है जितना और दूसरे यंत्र हैं? सुपर सीडर से बेहतर मैं समझ रही हूँ कि जैसे आप हैप्पी सीडर की बात कर रही हूँ जी, क्योंकि सुपर सीडर एक तरीके से ज़मीन को थोड़ा सा दबा के भी चलता है। तो ज़मीन की सतह जो नीचे है, प्रबंधन तो वो बहुत अच्छा कर रहा है आज की डेट में। अगर मैं लंबे समय की बात करूँ तो वो जो ज़मीन की सतह है वो नीचे से सख्त होती जाती है उसकी, वो क्योंकि मशीन थोड़ी भारी है जी। उस वजह से आने वाले समय में किसानों को या तो चिजलर प्लो, पलटू जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मिट्टी पलटने वाला, हाँ जी, क्योंकि वो ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जो 0 टिलेज की हैप्पी सीडर की बात कर रही थी, इन दोनों मशीनों से ये समस्या नहीं उभर के आएगी। यानी जैसे पहले हमारी परंपरागत ड्रिल मशीन हुआ करती थी, वो हल्की थी, जिसमें उसमें बिजाई करते थे। बिल्कुल, उसमें आपको ये समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो किसानों को अगर वो इन मशीनों का चयन करेंगे तो इससे भी उनको बराबर खरपतवार नियंत्रण मिलेगा, और उनकी जो लागत है, वो बाकी जो खर्चे पड़ेंगे आपको खरपतवार नियंत्रण करने के लिए, वो भी बचेंगे, और आप एक अच्छी पैदावार गेहूं की उससे ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हमने एक बार छिड़काव किया 20 से 25 दिन पर, या जैसा अभी आपने जिक्र किया कि शुरुआती अवस्था में ही 2-3 दिन के अंदर छिड़काव कर दें, क्या इसके बाद दूसरे छिड़काव की भी आवश्यकता पड़ती है, और वो प्रभावी है यदि किसान भाई कर रहे हैं? क्योंकि तब तक जो है मेरे विचार में मंडूसी काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी, कहीं उसकी सहन शक्ति ज़्यादा ना बढ़ जाए, वो ऐसा विचार आए किसान भाइयों जी। इसीलिए ऐसा है कि जो हम बिजाई के फ़ौरन बाद हम जो स्प्रे या छिड़काव की बात करते हैं, वो जो हम करते हैं, इसमें जो पेंडामिथिलिन का मैंने आपको बताया, वो चौड़ी पत्ती को, मिश्रित खरपतवार को उसी समय रोकेगा। लेकिन जो हमारा पहला पानी लगता है 20-25 दिन पे, वो पानी लगते ही जो मैंने आपको दवाई बताई पायरेक्सोसल्फोन, वो जो दवाई है वो उसका काम करेगी 20-25 दिन के बाद। वो पानी के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आती है, जुड़ाव में आती है, उस दवाई का फौरन काम शुरू हो जाता है। और थोड़े दिनों में आप देखोगे 20-25 दिन में पानी लगाया, 30-35 दिन तक आपकी जो मंडूसी है वो सफ़ेद रंग की होके, पीले रंग की होके मुरझा के गिर जाएगी। उसके बाद ज़रूरी ये है कि किसान भाई पहचाने कि उनके खेत में अब कौन से खरपतवार निकल के आ रहे हैं 30-35 दिन पे।
उनकी पहचान करने के बाद हमारे पास पोस्ट इमरजेंसी या जो बाद में छिड़काव करने वाले हमारे पास इसमें खरपतवार नियंत्रण है जी, उसमें उनको पहचानना, अगर संकरी पत्ती है तो पिनॉक्साडाइन एक दवाई है एक्सियल के नाम से, वो 400 ml की दर से आती है, वो करना ज़रूरी है। उससे आपको पूर्णता नियंत्रण हो जाएगा। शुरू का 1-1.25 महीना जो है इसके खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, शुरू के 35 से 40 दिन। तो जो दूसरा स्प्रे मैं बता रही हूँ, पहला स्प्रे आपने किया तो आपने पहली दूसरी पीढ़ी को बहुत हद तक रोक लिया। अब अपनी तीसरी पीढ़ी को अगर रोकना है, जो मैं बता रही थी मंडूसी की 3 से 4 पीढ़ी आती है, तो वो ज़रूरी है कि वो जो आपने 30-35 दिन पे स्प्रे किया, अगर संकरी पत्ती है तो पिनॉक्साडाइन का स्प्रे है, एक्सियल के नाम से आती है, वो उसका नियंत्रण में प्रभावी है, वो उसके नियंत्रण में प्रभावी है। डॉक्टर साहब, जब हम कीटनाशकों का नियंत्रण कर रहे हैं या खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो मौसम का कितना ध्यान रखें? कि कई बार किसान भाई ये कहते हैं कि धूप जो है खुली होनी चाहिए, मौसम खुला होना चाहिए, तब जो है ये सारे खरपतवारनाशी कीटनाशी फसलों के ऊपर ज़्यादा असर करते हैं। देखिए, हम ये कहते हैं कि खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए, खेत में नमी होनी चाहिए। धूप का इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन ये है कि अगर खेत में नमी बरकरार है, नमी के ऊपर आपका कोई भी खरपतवार या कोई भी जो आप रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो उससे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता, ले पाता है। पत्ती है जो बाद में करेंगे तो पत्ती अच्छे से ले पाएगी, जितना अच्छे से उसको ले पाएगी दवाई को, उतना अच्छे से उसका ज़्यादा वो असरदार प्रभावित होगा वो उसके ऊपर। तो डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों तक पहुंच के अपनी बात रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाले भाई जी, खेती बाड़ी में जिस तरह खरपतवार नियंत्रण जरूरी है, उसी तरह मौसम का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मौसम की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और का जो अधिकतम तापमान है वो रहने की संभावना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जी अगर हम फसल भाई कौन सी फसल आजकल के मौसम में रखनी चाहिए जी, तो इस देते हैं कि हम जो कल बातचीत करेंगे वो प्रधान योजना जो उपयोग किस तरह करना है जी, और विनोद भाई जिक्र तो कर दे रहे हैं, बिल्कुल भाई, तो रहा है इस विषय में भी जानकारी भाइयों के साथ साझा करेंगे। कृषि गौरवम परमम धर्मयम, अर्थात कृषि गौरव परम धर्म है, मानव जीवन का आधार है। भारत निरंतर विकास के रथ पर और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पिछले 9 वर्षों में देश अपने यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयां छू रहा है। कृषि क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें लागत कम कर उत्पादन बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता देना, किसानों का जोखिम कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना शामिल है। कृषि के महत्व को समझते हुए और किसानों के प्रति अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी सन 2019 को किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की। नई उम्मीद, विश्वास और विकास का नया सूर्योदय हुआ। इस महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है, ये आप अनुभव कर रहे हैं। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं।
बीते वर्षों में इस योजना द्वारा 3 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 57,628 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। साल दर साल इस योजना से नए किसान जुड़े हैं और लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान योजना में सभी भूजोतधारी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि से हमें काफी फायदा हुआ है, क्योंकि हमें समय पे हमने अपने खेतों की जोताई वगैरह करी, हल वगैरह करे, फसल वगैरह बीज वगैरह बोए हमने, इससे हमें काफी फायदा हुआ। इस योजना को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए समय समय पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं। लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया। KYC, लैंड रिकॉर्ड लिंकेज, फेस ऑथेंटिकेशन इसी की कड़ी हैं। किसान भाई बहन पीएम किसान मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन यानी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और नो योर स्टेटस से अपना स्टेटस देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और CSC के माध्यम से पीएम किसान लाभार्थियों के आधार से जुड़े खाते खोले गए हैं। साथ ही एक चैटबॉट बनाया गया है जिसमें किसान अपनी भाषा में पीएम किसान से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प को पूरा करते हुए भारत सरकार ने किसानों को जानकारी और योजनाओं का लाभ देने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि मैपर और वेदर इंफॉर्मेशन डेटा नेटवर्क सिस्टम यानी विंड्स के जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जो किसानों के जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। मैंने अपने आधार के माध्यम से योजना के पंजीकरण करवाया था, तब से मुझे हर किस्त मिल रही है और मैं अपने किसानों के काम को और बेहतरीन बना पा रहा हूँ और मेरा परिवार खुश है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त का भुगतान 100% आधार आधारित पेमेंट माध्यमों से ही हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 14वीं किश्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया है। आज किसान भाई बहन आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन खुशहाली की राह पर अग्रसर हैं। 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र में बनाए नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान। रिसाले भाई इब करवाओ भाइयों का मनोरंजन, सुनायो लोकगीत।
रिसाले भाई जी, देखो देखा भी बैंक वाले बड़े क्रेडिट कार्ड दे हुए हैं, अभी क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। हाँ, तो बैंक वाला क्रेडिट कार्ड तो समझ में आवा, लेकिन एक और सुनने में आया भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी हो है। बिल्कुल। देखिए विनोद भाई, जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड है ना जी, एक योजना चला रखी सरकार ने जी। और भाई इस योजना के तहत जो है ना राज्य जो सरकार है, एक मैस के लिए भाई 60,000, गाय के लिए 40,000 और भाई 1 यूनिट मुर्गी खातर 720 रुपये जी, और एक भेड़ या बकरी खातर भाई 4,000 रुपए का लोन देवा है। अच्छा। और वही ये जो लोन है ना बैंक या भाई जो वित्तीय संस्थान है उसके द्वारा पशु किसान क्रेडिट जो कार्ड ले रहे हैं जी, केवल 4% दर पर उसने मिल जा है। अच्छा। और किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है, जो अपने देश के जो किसान हैं जी, उन किसानों को भाई जो क्रेडिट कार्ड जारी करने खातिर भारत का जो सार्वजनिक क्षेत्र है यानी कि बैंक के द्वारा अगस्त 1998 में शुरू किया गया था। और यो भी एक क्रेडिट कार्ड की योजना है जी। और भारत सरकार ने सभी जो पशुपालक भाई हैं जो पशु पालना चाह रहे हैं किसानों को लाभ देने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च कराया था। और भाई इस कार्ड तहत देश में जो पशुपालन व्यवसाय है विनोद भाई बढ़ जाएगा देखो जी, और किसानों को ज्यादा से ज्यादा कमाई करने में मदद मिलेगी। तो भी ज्यादा तो फायदा यही है पशु किसान क्रेडिट कार्ड का योजना का। रिसाले भैया तो आपने बढ़िया जानकारी दी। और इसी के साथ जो है किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और विनोद भाई जी, कार्यक्रम देखो यहीं पर संपूर्ण हो रहा है, भाइयों से ले लें इजाजत। अच्छा भाइयों। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।